प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित होता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी लड़की के माध्यम से उपस्थित होता है। नहीं, उनकी छोटी लड़की पूछती है उनसे। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर रहने वाले अस्त्र से अभी भी वंचित हो। मतलब कि तुम्हारे भीतर जो अंदर अस्त्र है उससे तुम वंचित हो, तुमको पता नहीं है। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। तुम वही पहले की तरह नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाले जीव हो और पशु के समान ही तुम्हारे अंदर भी वह गुण है। मतलब बढ़ता हुआ नाखून हमें क्या बताता है कि हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पशुता का गुण है। नहीं, और यही पशुता का गुण जो है ना, पशुता का गुण है। और जिस प्रकार से पशु जो है ना नाखून और दांत पे आश्रित होते हैं। अभी भी देखिएगा कोई बिल्ली है चाहे कुत्ता है तो नाखून और दांतों का इस्तेमाल ही करता है ना। बिल्ली को ही देखिए चाहे कुत्ता को ही देखिएगा, कोई भी जानवर अक्सर होता है ना तो नाखून और दांतों का इस्तेमाल ही करता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी क्या करता है, मनुष्य के अंदर जो पशुता है तो इससे यह दिखा रहा है क्या कि बढ़ते हुए नाखून जो है ना पशुता को याद दिला रही है। नहीं, ये ना कर रही है। अगला प्रश्न है लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। देखिए नाखून अस्त्र था, ये कहाँ तक देखना तर्क संगत है, मतलब कहाँ तक ये बात सही है। लाख वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली था उसे नाखून की जरूरत थी। वरमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता थी। लाख वर्ष पहले जब मनुष्य जब शिकारी क्या बोलते हैं उसको, आदि मानव का जीवन जी रहा था, उस समय उसके पास क्या था, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं था, नाखून था। उस नाखून के सहारे बेचारा क्या करता था, लड़ता था, है ना। और लड़ता था और एक काम और करता था, आत्मरक्षा करता था और भोजन करने के लिए भी नख का इस्तेमाल ही करता था। प्राचीन समय के लिए अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, मतलब तर्क संगत है। मतलब लेखक अगर अस्त्र कहते हैं तो प्राचीन समय के सापेक्ष में कहते हैं, अभी के सापेक्ष में कहना उचित नहीं समझते हैं। क्या कि आजकल इतना ना मनुष्य अस्त्र शस्त्र बना लिया है कि नाखून की आवश्यकता उसे नहीं है। ठीक है, तो लेखक किस सापेक्ष में कहते हैं, प्राचीन काल के सापेक्ष में कहते हैं। ठीक है ना। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो इसका आंसर दिया है अपने भीतर की पशुता को छुपाने के लिए तथा पशु से भिन्न दिखने के लिए मनुष्य बार बार नाखून को काटता है। ठीक है, मतलब हमारे अंदर की जो पशुता है वो दिखे नहीं, इसको माने छुपाने के लिए, पशुता को छुपाने के लिए और पशु से भिन्न दिखने के लिए, मतलब कि हम पशु नहीं हैं, पशु से अलग है, हम इंसान हैं, इसको दिखाने के लिए ना मनुष्य बार बार नाखून को काटता है। अगला है सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। देखिए इस संबंध में लेखक ने क्या बताया है। तो देखिए एक वात्स्यायन के कामसूत्र से वात्स्यायन के जो किताब है कामसूत्र, उससे यह पता चलता है कि भारतीयों में नाखून को जमकर संवारने की परिपाटी आज से 2000 साल पहले विकसित हुई थी। कब विकसित हुई थी, 2000 साल पहले। हाँ, उसे काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि, मतलब ये सब आकार है। ठीक है, विविध आकृतियों के नाखून उसे उन दिनों विलासी नागरिकों के मनोविनोद का साधन बना। अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी ने नाखून को कलात्मक ढंग से काटना पसंद किया तो कोई बढ़ाना, मतलब कोई नाखून को काट लेता था तो कोई नाखून को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये बात समझ में आ रहा है। नाखून को चंद्राकार, वर्तुलाकार, जैसे कि अभी देखिए नाखून मेरा है तो नाखून किस कार का है, चंद्राकार है ना। नहीं, ये वर्तुलाकार है शायद, ऐसे ही इसको वर्तुलाकार कहते हैं। चंद्राकार ऐसे नहीं होता है, ऐसे नाखून को काटता है, ऐसे गड्ढा आड़ा करके काटता है नाखून को, है ना। कोई व्यक्ति कूना काटता है। हाँ, अब पता नहीं कौन काटता है, बट ये बता रहे हैं कि ऐसा होता है ना। और देखिए प्राचीन काल में जो नागरिक थे ना, जो मनोविनोदी थे, जैसे मनोविनोदी किससे कहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, इंटरटेनमेंट में दुनिया में रहता है ना, उसे कहते हैं मनोविनोदी, जो ज़्यादा इंटरटेनमेंट की दुनिया में रहता है। समझ गया।
चार्जर और नहीं है, देखिए हम घटे लगा के रखे हुए हैं। देखिए अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी ने नाखून को कलात्मक ढंग से काटना पसंद किया है ना, तो कोई बढ़ाना, कोई आदमी काट लिया तो कोई कोई बढ़ा के रख लिया। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, नख बढ़ाना और उसे काटना कैसे मनुष्य को की सहज वृत्तियाँ हैं, इसका क्या अभिप्राय है। देखिए नख को बढ़ाना सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशु तत्व का प्रमाण है। देखिए सहजात वृत्ति किसे कहते हैं, वैसा वृत्ति जो अपने आप चलती रहती है, मतलब कि वैसा काम जो आपके शरीर में अपने आप होता है, जैसे बाल का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, इसको आप इंडिकेट कर नहीं करना पड़ता है, आपको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप ये बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं सहजात वृत्ति। ठीक है, तो नख बढ़ने की जो सहजात वृत्ति है मनुष्य में निहित पशु तत्व का प्रमाण। इस देखिए तो उसे कहा, अब बता, यहाँ पे प्रश्न है, उसे काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। यह मनुष्यता की निशानी है कि उसे काटा जा रहा नहीं। देखिए मनुष्य के भीतर पशु तत्व है कि नहीं है, मनुष्य के भीतर पशु तत्व है कि नहीं है, लेकिन वह उसे दिखाना नहीं चाहता है, ये बात तो तय है। कोई भी मनुष्य यह दिखाना नहीं चाहता है कि हमारे अंदर पशु तत्व, पशु वाला गुण है, कोई दिखाना नहीं चाहता है। ठीक है, मानव पशुता को छोड़ चुका है, मानव जो है ना पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि पशु कभी भी आगे बढ़ा है। बैल आज भी बैल है, भैंस अभी भी वैसे ही काम करती है, खाना चारा खाती है, दूध देती है, गोबर देती है, इसके अलावा कुछ काम कर सकती है। मनुष्य भी आज से पहले देखा जाए तो रंग रूप में लगभग ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु देखिए और चीज़ों में कितना परिवर्तन कर लिया है। हमेशा हम लोगों का विकास होते चला गया है, हर चीज़ में हम लोग विकसित होते चले गए हैं, परंतु जानवर में विकास नहीं होता है ना। तो पशुता, अब पशुता को लेकर तो आदमी बढ़ नहीं सकता ना आगे, अपनी मानवता को लेकर आगे बढ़ सकता है, इसीलिए वो क्या करता है, बार बार नाखून को काट देता है। ठीक है, अब छोटा छोटा आंसर है ना। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। अब ये लेखक ऐसा पूछ रहा है, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं लेखक, स्पष्ट कीजिए। चलिए देखिए तो इसका आंसर क्या दिया, देखिए लेखक के हृदय में भावना उभर रही है कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। वह इस प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे हैं, कितना कोशिश किए ये प्रश्न को हल वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस प्रश्न को अन्य लोगों के सामने ही रखते हैं लेखक। तब पता चलता है क्या कि मनुष्य जो है ना पशुता की ओर बढ़ रहा है कि मनुष्यता की ओर। इसका जवाब क्या मिलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य ने बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया है। वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी होती है। पशु ही ऐसा होता है जो दूसरों को जान लेने के लिए तुल जाता है। इंसान का ऐसा गुण नहीं होता है या नहीं होना चाहिए कि वह किसी दूसरे जीव को मार दे या किसी दूसरे जीव को हत्या कर दे, उसका नाश कर दे, विनाश कर दे। ऐसा मनुष्य में ऐसा गुण नहीं होता है। या किस में होता है, पशुओं में होता है। पशु एक दूसरे को खा जाता है, मार देता है, मगर इंसान को ऐसा गुण नहीं होता है। मगर जैसे कि वो पिस्तौल बना लिया है, बम बारूद बना लिया है, गोला बारूद बना लिया है, इतना एटम बम बनाया है, इससे तो ये लगता है कि वह अब मनुष्य को निगल जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि मनुष्य जो है ना मनुष्यता की ओर नहीं बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या हैं। ध्यान से सुनिएगा। देश के आज़ादी के लिए, देश जो हमारा आज़ाद हुआ उस आज़ादी के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है शब्द, तो देश की आज़ादी के लिए हम कौन कौन शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। हमारा देश स्वतंत्र है, आज़ाद है, और क्या बोलते हैं, परतंत्र, अरे क्या गणतंत्र है ना, ऐसे बोलते हैं। तरह तरह का शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। इंडिपेंडेंस है, हमारा देश क्या है, इंडिपेंडेंस है। तरह तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं हम। देश की आज़ादी के लिए उपयुक्त इंडिपेंडेंस शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, देखिए देश के लिए आज़ादी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है इंडिपेंडेंस, क्या इंडिपेंडेंस,
ना, हम लोग मनाते हैं ना इंडिपेंडेंस डे। हाँ, इंडिपेंडेंस डे है ना। तो इंडिपेंडेंस शब्द की मीमांसा करते हैं। मीमांसा करने का मतलब क्या, मीमांसा मतलब क्या होता है, उस पर विचार करते हैं, ठीक है। मीमांसा का मतलब क्या होता है, उस पर विचार करते हैं। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनाधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। मतलब कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि अब हमारा पर कोई अधिकार किसी का नहीं है, ये होता है, ठीक है। अभाव। पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने आप पर अधीन रहना। परंतु स्वाधीनता शब्द का अर्थ क्या है, अपने आप पर आधारित रहना। हाँ, अपने आप पर अधीन होना। आप बताइए, ये अंग्रेजी का शब्द इंडिपेंडेंस अच्छा है कि स्वाधीनता शब्द अच्छा है? हाँ, तो स्वाधीनता शब्द का अर्थ होता है अपने आप पर अधीन रहना। देखिए, अब आपको बताइए कि हम लोग आज़ाद हैं कि आज़ाद थे, मतलब जन्म से हम लोग आज़ाद हैं कि माने गुलाम नहीं है? ऐसा करना मतलब बड़ा अजीब लग रहा है। कोई आदमी आपको ये कहेगा कि अब हम पे किसी का अधिकार नहीं है, अब हम क्या है, इंडिपेंडेंस है, ये अच्छा है कि ये कहेगा कि हम स्वाधीन हैं? हम क्या बोलते हैं, हम स्वाधीन हैं। मतलब कि आप बताइए, जब आदमी जन्म लेता है तो गुलाम पैदा लेता है कि आज़ाद पैदा लेता है? आज़ाद पैदा लेता है। तो आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हुआ। आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? माने जन्म से ही हम आज़ाद पैदा लिए हैं, तो हम आज़ाद जन्मसिद्ध अधिकार है मेरा। तो ऐसा बात है, तो फिर हम लोगों के लिए इंडिपेंडेंस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? मतलब हम लोगों के लिए जो कहा दिया था इंडिपेंडेंस, ये कहीं न कहीं गलत बात है। अंग्रेजी का जो वर्ड है इंडिपेंडेंस, लोग ऐसे हवा बना दिया है कि इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे अच्छा नहीं है। इसका नाम होना चाहिए था, अंग्रेजी में कहते हैं स्वाधीनता को सेल्फ इंडिपेंडेंस। क्या कहते हैं? सेल्फ इंडिपेंडेंस। बोलो हम आज़ाद थे, आज़ाद है और आज़ाद रहेंगे। भले हमको बीच में कोई गुलाम बना लिया था, अलग बात है। जैसे कि हम स्वस्थ थे, स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे। अब बीच में भले 4 दिन बीमार पड़ गए थे, 4 दिन बीमार पड़ गए, इसका मतलब थोड़ी ना हो गया कि हम बीमारे रह जाएंगे। चाहे अब हम कहेंगे अब हम ना बीमारी से छुटकारा पा लिए, ये तो बात अजी। अब हम ये घोषित रहेंगे जिंदगी भर ये बीमारी से। अब हम 2 साल के बाद कहेंगे अब हम बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं, तो ये कोई बात हुआ? इसका मतलब कि हम बीमारे रहने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं। मतलब कि हम गुलामे रहने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं। हम किसके लिए पैदा हुए हैं? आज़ाद रहने के लिए। तो गुलामी तो हमको दरकार लिया था, जिससे हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, उसको हटा चुके हैं, उसको ख़त्म कर चुके हैं। अब हम स्वाधीन हो चुके हैं। तो हमारे लिए इंडिपेंडेंस के लिए क्या होना चाहिए शब्द? सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहिए। लेखक का निष्कर्ष यह है कि स्वनिर्धारित, जो स्व वाला जो शब्द होता है ना, आत्मबंधन का फल होता है। मतलब कि आत्म को दर्शाता है, आत्म को फल, मतलब आत्म कोई फल होता है। मतलब कि स्व जब भी बोलते हैं ना, जैसे तो लगता है कि हम खुद, स्व माने क्या होता है? खुद, सेल्फ, है ना। और इससे चरितार्थता आती है। क्या आती है? चरितार्थता। और यह मनुष्य को चरितार्थता जब आती है, तो चरितार्थता में जो होता है ना, प्रेम होता है, त्याग होता है, सबके लिए अच्छा सोचने की भावना होती है, सबके बारे में मंगल भावना होती है। मतलब कि जब हम स्व बोलते हैं ना, तो स्व से होता है क्या? अपना, स्वयं का, हमारा। तो इस तरह से आदमी का क्या होता है? सर्व कल्याण की भावना आती है, सब लोगों का कल्याण हो, ऐसी बात होती है, दिमाग में आती है। बात समझ आई? तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं क्या कि स्वतंत्रता शब्द के लिए जो सबसे अच्छा जो शब्द है, वह गलती कर दिया नहीं गया। हमारे देश की आज़ादी के लिए देना चाहिए था क्या? सेल्फ इंडिपेंडेंस डे। क्या देना चाहिए था? सेल्फ इंडिपेंडेंस देना चाहिए था। डिपेंडेंस हम लोग इंडिपेंडेंट देकर गड़बड़ा दिए। इंडिपेंडेंट देकर ये बता रहे हैं कि हाँ अब हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। अरे आज़ाद तो हम लोग हमेशा के लिए थे, गुलाम बना लिया था 200 साल के लिए भारत को। बात समझ में आई ना? 200 सालों के लिए गुलाम बना लिया था। तो आज़ाद तो हम हमेशा के लिए थे ना। भारत 200 साल के लिए है? भारत 200 साल के लिए है? प्राचीनतम देशों में से एक आता है भारत। बताइए, इतना बड़का जीवन अगर भारत कितना दिन तक जिंदा रहेगा? भारत कोई आदमी तो है नहीं, हम लोग रहे ना रहे, फिर भी हम लोग मर भी जाएंगे तो भी भारत जिंदा रहेगा। भारत देश है। और भारत को गुलाम बना लिया, तो इसके लिए इंडिपेंडेंस, फिर हम देश आज़ाद हो गया,
इसके लिए इंडिपेंडेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। क्या देना चाहिए था? सेल्फ इंडिपेंडेंस। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लेखक कह रहे हैं ऐसा, कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। अगला है देश, ये तो हो गया प्रश्न। अगला है देखिए, लेखक किस प्रसंग में कहे है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? लेखक का अभिप्राय क्या है? देखिए प्रश्न करना है तो पहले प्रसंग सुनिए। मैं तो नहीं मानता हूँ कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे रहें। पुराना का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता है। अपने बच्चे के गोद में दबाए हुए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती हैं। ठीक है, ये प्रसंग है। ठीक है, मैंने लेखक ने बात को किताब में कहा है, कहीं पे पढ़िएगा ठीक से। तो अब लेखक का अभिप्राय क्या है, मतलब लेखक बात के कहना क्या चाह रहे हैं, आखिर बात कह के लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, लेखक महोदय का अभिप्राय यह है कि सबसे पुराने जितने सभी चीज़ होते हैं, सभी पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सभी पुराने अच्छे नहीं होते हैं, और सब नए खराब नहीं होते हैं। ये बात जान लीजिए। भले लोग दोनों की जांच, अब भले लोग जो होते हैं ना, दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकारी होता है उसका ग्रहण करते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि पुराना है, पुराना होटल है तो इसका खाना अच्छा होगा, ये नया नया होटल है तो थोड़ी ना खाना अच्छा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये पुराना कंपनी है तो इसका खाना अति दवाई अच्छा होगा, इसका खराब होगा, ऐसा नहीं होता है। आप जांचें पड़ताल करें तब खरीदें, समझे कि नहीं बात? मतलब कि यह एक बात तो बोल दिया यहाँ पे क्या, कि सब नए खराब नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, और सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं। उस उल्टा बोल दिया, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। इसलिए जांच पड़ताल करके ही कोई सामान लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक ने क्या बताया? फिर वही प्रश्न आ गया, नहीं पढ़े हैं? देखिए, स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने आप पर अधीन होना। किस पे? अपने आप पर अधीन होना, जिसमें स्व का बंधन अवश्य होता है, जिसमें स्व होता है, स्व छुपा हुआ रहना चाहिए। यह क्या संयोग की बात है कि हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा द्वारा प्रकट होती रही है। समस्त वर्णों से, समस्त जातियों से एक सामान्य आदर्श भी है। देखिए, हमारा जो हिंदी है ना, हिंदी ये अंग्रेजी से कहीं ना कहीं अच्छा है। क्यों? वह हमारे देश की परंपरा को दर्शाती है ना। हिंदी जो है ना, हमारे देश की परंपरा को दर्शाती है। पूरे जो भाषा हमारी, पूरे लगता है कि एक एक बात को सोच समझ के लिखा गया है इसमें। बताइए, इस जैसे कि अंग्रेजी में देखिए ना, अंग्रेजी में पापा जी को भी यू, जैसे कि अगर कोई बड़ा बच्चा है उसको भी यू बोलते हैं, छोटा बच्चा है यू उसको भी बोलते हैं, है ना। जैसे आर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हैं? तो आप पता आर यू ईटिंग फूड कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं? पापा को कह रहे हैं कि छोटा बउआ को कह रहे हैं? बोलिए, पता चलेगा आपको? नहीं पता चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि बड़ा जो आदमी है उसके लिए भी यू कह रहे हैं। जैसे यू आर वेलकम, किसको कह रहे हैं? आप अपने पापा जी को भी यही बोलते हैं, यू आर वेलकम। आपके घर में कोई भिखारी आएगा तो उसको कहिएगा यू आर वेलकम। मतलब कि कोई में कोई अंतर नहीं है, इंग्लिश में अंतर नहीं कर दिया उसको। आई भाई कहने का मतलब ये है कि यू के द्वारा ही आप बताइए, आप लोग, तुम, और उसमें भी किसी को भी संबोधन कर देते हैं, जबकि हिंदी में ऐसा बात नहीं है। हिंदी में बहुत ऐसा शब्द को बारीकी ढंग से सजाया गया है जिसमें आप कह सकते, जैसे कि बड़े होते हैं तो आप कह देते हैं, छोटे होते हैं तो तुम कह देते हैं, जुड़िया में होता है तो तू कह देते हैं, है ना, नहीं कह देते हैं। तो इस तरह का होता है। उसी प्रकार से जो इंडिपेंडेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया, कहीं ना कहीं उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, क्या बोलते हैं उसको, स्वाधीनता। हाँ, स्वाधीन। देखिए, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक के दृष्टि में बूढ़े के कथनों के सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए, इस निबंध को जब पढ़िएगा ना तो उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति मिलेगा आपको। लेखक को एक बूढ़ा व्यक्ति मिलते हैं तो आपको भी उस बूढ़ा व्यक्ति एक मिलेंगे। ठीक है, लेखक महोदय ने एक ऐसा बूढ़े व्यक्ति का जिक्र किया है जो अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव कुछ शब्दों में व्यक्त कर दिए। देखिए, बूढ़ा आदमी जो होता है ना, उसके पास और कुछ हो चाहे नहीं हो, मगर एक चीज़ आपसे ज़्यादा है, जानते हैं क्या है? वो है तजुर्बा, एक्सपीरियंस। ये बात जान लीजिए। और कहा जाता है एक्सपीरियंस इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। ज्ञान से भी ज़्यादा ऊपर कौन होता है? एक्सपीरियंस। जब किसी आदमी को एक्सपीरियंस हो जाता है ना,
तो ज्ञान वाला को भी पीछे छोड़ देता है, समझ गए। बड़का का इंजीनियर को पीछे छोड़ देता है। एक मान लीजिए अनपढ़ गवार आदमी कार बनाते बनाते इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि बड़का का इंजीनियर भी वो का सामने फेल हो जाता है, समझ गए। हाँ, ये बात जान लीजिए, ये बात कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, एकदम करेक्ट बात कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा ऐसा मैकेनिक्स मिल जाएगा आपको कि अनपढ़ गवार है, अंगूठा छाप है, आपका सामने में इंजीनियर भी फेल हो जाएगा। इंजीनियर को कह देगा कि तू बना के दिखा दो, इंजीनियर बना के 1 घंटा में 10 मिनट में बना के चल जाएगा। अब बताइए, तो अनुभव ज़्यादा होता है। तो उस अनुभव वाले बूढ़ा ने पूरे जीवन का जो अनुभव है उसको कुछ शब्दों में व्यक्त कर दिया। और वो कौन कौन शब्द था उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो बूढ़े का अनुभव है। क्या है, देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, बाहर नहीं देखो भीतर की ओर देखो। क्लास में देखोगे नहीं, मन के भीतर की बात हो रही है। बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, है ना। हिंसा को मन से दूर करो, हिंसा को मन से दूर करो, मतलब किसी जीव को सताओ नहीं, मारो नहीं, पीटो नहीं, ठीक है। हिंसा को दूर करो। लोग के लिए कष्ट सहो, मतलब कि देश के विकास के लिए, लोगों के लिए कष्ट सहो, दर्द सहो, है ना। आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो। आराम करने की मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, मतलब कि दूसरों से प्रेम करो, दूसरों से प्रेम रखो, किसी से घृणा मत करो। हाँ, आत्मतोषण की बात सोचो, ऐसा काम करो जिससे आत्मा की संतुष्टि मिले, है ना। वैसा का आत्मतोषण की बात सोचो। काम करने की बात सोचो, फालतू के समय बिताने की बात मत सोचो, काम करने की बात सोचो। यही बात वो कहते हैं बूढ़ा। कम शब्दों में ही पूरे जीवन का अनुभव को बता देते हैं। बात कहीं ना कहीं कितना, हर एक बात जो है ना एकदम कटु सत्य है। देखिएगा क्या कह रहे हैं, फिर सुनिएगा। पहला नंबर क्या करा है, बाहर की ओर मत देखो, भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर कर दो, मिथ्या को हटाओ, जितना मन में उल्टा पुल्टा बात चला उसको हटा दो। क्रोध द्वेष को दूर कर दो, किसी को सताओ नहीं, किसी को मारो नहीं। लोगों के लिए कष्ट हो, है ना। आराम की बात मत सोचो, प्रेम सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, हाँ, काम करने की बात सोचो। ऐसा वो बूढ़े आदमी ने कहा लेखक को। और ये बात सुनकर लेखक को बहुत खुशी हुआ कि बताइए इतना एक्सपीरियंस, सही में एक एक बात जो है ना उनका एक एक कीमती बात साबित होता है, हर एक बात, है ना। इस प्रकार से ये कथन जो है ना पूर्णतः सार्थक बनता है ना। चलिए देखिए अगला है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे, है ना। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक को के मन में कैसी आशा जगती है। देखिए, प्राणी शास्त्रियों को ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह भी नाखून भी झड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, नाखून भी झड़ जाएगा। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार पूंछ झड़ गई है। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्ण रूप से त्याग कर देगा और पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। लेखक को ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है कि प्राणी शास्त्री जैसे कहते हैं क्या कि जैसे जैसे पूंछ का यूज नहीं किया था पूंछ झड़ गया, उसी प्रकार से नाखून का यूज भी झड़ जाएगा, नाखून का बढ़ना भी झड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य पशुता को छोड़ देगा और मानवता को अपना लेगा और कहीं ना कहीं अच्छा मानव बन जाएगा। तो अच्छा मानव बनेगा तो पशुता का गुण ही नहीं रहेगा उसमें, तो पशुता का गुण नहीं रहेगा तो धीरे धीरे पशु क्या होगा, नाखून बढ़ना भी, नाखून झड़ जाएगा। बात समझ में आया? ऐसा लेखक का अनुमान है, ऐसा उनको लगता है। अब कितना तक सही है आपको वो तो वक्त बताएगा। क्या अगला प्रश्न क्या है, देखिए। सफलता और चरितार्थता शब्द में लेखक अर्थ की विभिन्नता किस प्रकार से प्रतिपादित करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या दुनिया में जितना आदमी सफल है क्या वो चरित्रवान है? अब क्या जितना आदमी चरित्रवान है वो सब सफल हो गया? नहीं। चरितार्थता अलग चीज है और सफलता अलग चीज है, दोनों में अंतर हो सकता है। देखिए, कोई आदमी हो सकता है कि खूब पैसा कमाकर महंगा महंगा चीज खरीद कर धन दौलत करके इकट्ठा करके बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया हो, हाँ, और वो खरबों रुपया कमा लिया हो, लाखों करोड़ रुपया बैंक में रख लिया हो, ठीक है, परंतु कोई जो ही नहीं है उसका चरित्र बहुत बढ़िया हो, ऐसा नहीं हो सकता है।
कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि चरितार्थता का मतलब होता है सबसे प्रेम करना, किसी से घृणा नहीं करना, जरूरतमंद। आंसर क्या दिया देख सुनिएगा। सफलता और चरितार्थता में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अपने पैसे के दम पर महंगी महंगी वस्तुओं को खरीद कर जमा करना तथा बहुमूल्य वस्तुओं को संग्रहण कर लेना, मतलब बहुमूल्य वस्तुओं को जमा करके रख लेना, इसको लेखक ने सफलता का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सफलता का नाम दिया है। मतलब कि अपने धन को जमा कर लिया, तब बहुत पैसा कमा लिया, मतलब इतना महंगा महंगा वस्तु को खरीद के जमा कर लिया, ठीक है। इसको क्या नाम दिया? उसको सफलता का नाम दिया कि यह आदमी सफल हो गया है। क्या हो गया? सफल हो गया है। ये लड़की क्या कर रही है? ना कुछ करो, कहो उसको। क्या हो गया? सफलता का नाम दिया। क्या है जानते हैं? देखिए, कोई आदमी के पास पैसा हो गया, धन दौलत हो गया, तो उसके पास तो कुछ खरीद कर रख लेगा ना, तो उसके पास तो बहुत कुछ है। तो हम लोग क्या कहेंगे? सफल आदमी। जैसे कि कोनो आदमी, अब मान लिए गांव में पहले साइकिल चलाता था, आज वो कार पे घूमता है, कार में घूमता है बैठ के, एसी वाला कार में घूमता है, अच्छा खासा घर परिवार है उसका, तो हम क्या कहेंगे? वो आदमी सफल हुआ। क्या सफल हो गया? सफल हो गया। मगर चरित्रवान है, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम है, प्रेम में है, मैत्री में है। मैत्री समझते हैं? मैत्री का मतलब होता है फ्रेंडली, किसी के दोस्ताना रूप डालना, है ना। अपने को सबसे मंगल के अपने से सबके मंगल के बारे में सोचना, सबके मंगल माने कि सबके अच्छा के बारे में सोचना, उसे कहते हैं चरितार्थता। तो चरितार्थता अलग चीज़ होती है। मगर कोई जरूरी नहीं है कि चरितार्थता हो गया है तो सफल हो जाए बेचारा। ऐसे भी अक्सर आदमी देखता है, जो आदमी दूसरों के बारे में सोचता है वो जल्दी सफल नहीं होता है। देखते हैं उसको गरीब रहना पड़ता है, नहीं रहना पड़ता है, थोड़ा दुख सहना पड़ता है, हाँ, बट उसको चरितार्थता है उसमें बहुत ज़्यादा, उसका नाम फेमस बहुत हो जाता है, लोग उसको इज्जत सम्मान से देखते हैं, उसका लोग इज्जत करते हैं दिल से। ऐसा नहीं कि सामने आने पर कुर्सी बैठाते हैं बाद में गल जाते हैं, वो वाला इज्जत नहीं करते हैं आदमी को। नहीं तो अक्सर ऐसे नहीं होता है अभी। चलिए, अब है व्याख्या करने के लिए। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाते हैं। हाँ, इसका व्याख्या करना है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे प्रस्तुत लिखा गया, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से ली गई है। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि नाखून ठीक वैसे ही हैं बढ़ते हैं जैसे कोई अपराधी निर्लज भाव से दंड स्वीकार करने के समय में मौन कर लेता है। देखिए, कोई अपराधी होता है ना, अपराधी कोई चोर उचक्का चाहे कोई भी आप ही गलती करते होइएगा, मान लीजिए कभी आप गलती किए, आपकी गलती जब पकड़ी जाती है तो आपके पूछता क्यों किया है, तो क्या करते हैं? चुपचाप मौन हो जाते हैं, बोलबे नहीं करिएगा कुछ। जैसे आपके पापा जी के जेबी में से 100 रुपया निकाल लिए, आप निकाल लिए, आप पकड़े गए कि हाँ आप ही निकाले हैं, है ना, CCTV कैमरा में चेक कैद हो गया, आप पकड़ा गए कि आप ही निकाले हैं, मान ली सपोज को बात करें, जब आपको दिखाया जाएगा कि आप वीडियो देखे तुझे निकाल इधर लेता, आपको बोलबे नहीं करेगा, कतनों पूछते रहिएगा उसको, बोलबे नहीं करता है। क्यों नहीं बोलता है जानते हैं? क्योंकि वो आप गलती को जान चुका है कि हम ही तो गलती की है, आप कथी बोलने जाए में अब, है ना। अब जो भलाई इसी में है कि जो सजा देगा अपना मान लीजिए, क्या अब मारिए या पीटिए, जो करना कर लीजिए, आप तो चुपचाप में खा हो जाता है। तो निर्लज की तरह अब देखिए, आज अब मन हो जाता है, लेकिन वो जो गलत आदमी होता है ना, जो चोरी पकड़े जाने पर निर्लज की तरह खड़ा हो जाएगा, आप फिर शांत हो जाएगा, फिर वो वही कम्मा करेगा कल होके। उसी प्रकार से नाखून होता है, एक नाखूनवा को काट दीजिएगा तो चुपचाप लगेगा कि एक दिन तक लेके नाखूनवा चुपचाप आप शांत हो गया, ठीक है। एक दिन तक देखिएगा तो ऐसे ही रहेगा नाखूनवा, है ना। और देखिएगा 4-5 दिन के बाद तो फिर देखिएगा अरे इतना का कैसे हो गया ये, मैंने चुपचाप एकदम आराम से सेध मार के निकल जाता है। नहीं, यही बात बताना चाह रहा है। नहीं, देखिए, अपराधी चोरी करने लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो अपराधी जो चोरी करने वाले आदमी है तो चोरी न करेंगे, हैं। यह नाखून ठीक उसी प्रकार का अपराधी की तरह है, यह धीरे धीरे बढ़ता है, काट दीजिएगा और पुनः बेहया की तरह बढ़ जाता है, ठीक है। और तनिक भी लाज शर्म नहीं आता है,
ठीक उसी अपराधी की तरह कि जब चोरी पकड़ा जाता है तो चुपचाप मुंह लटका के खड़ा जाता है और फिर बिहार मेला से वही कम्बा शुरू कर देता है, तो कोई लाज शर्म नहीं आता उसको। उसी प्रकार से नाखूनवा है, नाखूनवा को काट दीजिएगा और फिर वो 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद फिर बढ़ जाएगा, फिर आप बताएगा कि बद बेहया की तरह फिर वो बढ़ गया अपना, क्योंकि वो अपराधी की तरह ही है। लेखक ऐसा बताते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लेखक ने मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया हम लोगों को, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। लेखक कहते हैं, क्या जानते हैं कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं ना तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। निराश, क्या निराश होते भाई? देखिए व्याख्या क्या है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। इसके लेखक तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह बताते हैं क्या कि मनुष्य की बर्बरता से जुड़ा हुआ है। ये मतलब अपने निबंध के माध्यम ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य के नाखून उसकी भयंकरता का प्रतीक है। भयंकरता मतलब क्या आता है? पशुता का प्रतीक है ना, भयंकर प्रवृत्ति का प्रतीक है। लेखक के मन में कभी कभी नाखून को देखकर निराशा उठती है, वह इस पर गंभीरता से चिंतन करने लगते हैं। कहने का आशय यह है कि मनुष्य की बर्बरता कितनी भयानक है कि वह अपनी संहार में स्वयं लिप्त होता है। उदाहरण के लिए हिरोशिमा पर बम गिराया गया, इसमें अपार जनधन की खत्म हुई थी, विनाश हुई थी। संस्कृति हमारा माने जापान का संस्कृति विनाश हो गया, पता है आपको? अनुमान नहीं लगा सकते हैं जितना वहाँ पे आदमी मर गया, समझ गए। आज भी उसकी स्मृति मन को सिहरा देती है। वहाँ आज भी आपको बताते ना कि लंगड़ा लूला बच्चा पैदा लेता है जापान में, है ना, क्योंकि परमाणु बम का अटैक जो होता है ना 7 नस्लों तक तबाह कर देता है, वो नस्ल आगे तक का नस्ल खराब कर देता है। आज भी उसकी स्मृति मन को सिहरा देती है। बताइए, यह मनुष्य की पार्श्विक स्वरूप न है। एक मनुष्य, अमेरिका परमाणु बम गिराया जापान पर, तनी सोचा भी नहीं कि परमाणु बम पर क्या होने वाला होगा इंसान पर। कैसा मरने के दम मरने का सोचने का मौका भी नहीं मिलता, ऐसा खतरनाक मौत देता है वो परमाणु बम। बताइए, वैसा खतरनाक बम गिराया है कौन अमेरिका, और इसे यह दिखा सकता आप देख रहे हैं कि आखिर अमेरिका में कौन आदमी ने गिराया है, तो आदमी कितना क्रूर है तो समझ सकते हैं। क्या है सूरज, बराबर ध्यान इधर उधर की बात। अब देखिए, यही स्वरूप उसके नाखून को याद दिलाता है, उसकी भयंकर बर्बरता, पाशविकता, अदूरदर्शिता, अमानवीयता, जिसे लेकर लेखक निराश हो उठता है। लेखक को बड़ा मन में खराब आता है भावना कि देखिए कैसे खतरनाक मनुष्य है, कैसा खतरनाक उसका प्रवृत्ति है कि आज मनुष्य ही मनुष्य को निगल जाने के लिए तैयार है। हर तरह से चाहता नहीं है कि मनुष्य ही मनुष्य के सामने आगे बढ़े। हर मनुष्य एक दूसरे को पीछे छोड़ने के पीछे में लगा हुआ है। कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है, कोई किसी का अपहरण कर ले रहा है, कि लूट मार अपहरण बलात्कार, इस तो आए दिन का केसेज है। न्यूज़पेपर उलट के देखिएगा तो न्यूज़ इसी से भरा पड़ा रहता है आपका। कोनो ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे ऐसे घटनाएं नहीं होती हैं। कहीं पे लूट हो रही है, कहीं पे मार हो रही है, कहीं पे चोरी उचक्का दंगा फसाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य में पशुता है, इसीलिए हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। सही में बात कर रहा है ना। देखिए ये हम लेखक क्या बताना चाहते हैं कि कमबख्त नाखून बढ़े तो बढ़े, इसे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब मनुष्य इसे सजग हो चुका है, सचेत हो चुका है। मनुष्य अब उसे बढ़ने नहीं देगा, उसे काट कर नष्ट कर देगा। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य विध्वंसक रूप को अब त्याग देगा। मनुष्य भी हो सकता है आने वाले समय में शांत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, संस्कारी हो जाएगा आने वाले समय में, ऐसा लग रहा है ना। अगला देखिए प्रश्न क्या है। लेखक की दृष्टि में हमारे संस्कृति में की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखिए, तो लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपने आप पर अपने द्वारा लगाया गया बंधन है। बताया था ना, क्या अपने आप पर लगाया गया बंधन, मतलब हम लोग अपने आप पे ही अपना बंधन खुद लगा लेते हैं। हम लोग अपने आप के लिए नियम कानून निकाल लेते हैं कि नहीं हमको 4 बजे उठना है, 4 बजे से उठ के पढ़ना है, हमको एग्जाम की तैयारी करना है तो 4 बजे उठ के पढ़ेंगे। तो किसने बंधन लगाया? आपको आपके पापा जी लगा देंगे ना बंधन कि 4 बजे उठ के पढ़ना है, तो आप उठिएगा तो मगर पढ़िएगा मन से नहीं। अब पढ़िएगा तो याद मैंने फिर मन नहीं हो लगेगा आपका उसमें। जब तक आपके अंदर से आत्मा नहीं जगेगी कि हम 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है, हमको नंबर लाना है, हमको कुछ कर दिखाना है, तब तक आपको कौन उठा देगा? और उठा भी देगा तब कौन फर्क पड़ता है? क्या
क्योंकि दिल से किया हुआ ही चीज़ ना दिल आदमी को लागू होता है। जो दिमाग और दिल का लागू नहीं होगा, तालमेल नहीं बैठेगा, तो क्या उस चीज़ को कभी भी हासिल होगा, सफलता मिलेगा? तो आपको ज़बरदस्ती कोई आदमी किसी से पढ़वा सकता है? अरे भाई तो बेवकूफ़ी है, ज़बरदस्ती किसी आदमी से कुछ नहीं सिखा सकते। जब मान लिए कोई आदमी ज़बरदस्ती यहाँ पर बैठे हुए, तो आपको क्या लगता है वो कुछ सीख रहा होगा? कुछ नहीं सीख रहा होगा, उसे बैठा होगा, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती बैठाया गया ना। क्यों? क्योंकि घर से भेज दिया गया है ज़बरदस्ती, जाओ कोचिंग जाना है, चला आया। अब यहाँ पर बैठा गया ज़बरदस्ती कि निकलना नहीं है, बैठा हुआ है, तो उसको आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा। क्यों? तो इसीलिए कह रहे हैं क्या कि हमारी संस्कृति है ना, क्या है कि अपने आप पर ही हम लोग बंधन लगा लेते हैं। भारतीय चित्त को जो आज की अनाधीनता के रूप में सोचकर स्वाधीनता के रूप को सोचता है, मतलब कि आज हम लोग स्वाधीनता के सेंस को सोचते हैं, हम लोग स्वतंत्र है स्वाधीनता का रूप को सोचते हैं, ठीक है। अनाधीनता का बात नहीं सोचते, गुलामी के बारे में बात नहीं सोचते हैं। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालिक संस्कारों से आई है, मतलब कि आज से नहीं, पूर्वजों के संस्कार से ही आई है। इसीलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं। स्व माने क्या होता है? हमारा सेल्फ, है ना। और आज जो है ना हम अपने आप को मानते हैं। अभी भी आप देखिएगा कितना जगह पे ज्वाइंट फैमिली मिल जाएगा आपको, बड़े बड़े फैमिली मिल जाएगा, है ना। जबकि और जगह पे जाकर देखिए ना, और देशों में तो नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर तो बस बच्चा बच्चा का अलग अलग होता है। अभी शादी ब्याह तो दूर की बात है, बहुत बच्चे में ही अलग अलग कमरा है। जैसे एगो भाई का कमरा है तो दूसरा का भाई रूम में नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता, उसमें एंट्री नहीं जा सकता है। उसके परमिशन के बिना उसमें उसका पापा नहीं जा सकते हैं रूम में। बताइए, मतलब पर्सनल रूम है, कैसे चल जाएगा उसका रूम में? बताइए, ऐसा कहीं होता है? ऐसा होता है मगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? नहीं होता है। एक के रूम में सब आदमी रहते हैं तो कथी? हाँ, नहीं समझे मैंने कि एक अब 4 भाई है तो 4 गो भाई के लिए स्पेशल रूम थोड़ी ना होगा, 4 गो भाई का रूम एगो रहेगा क्या? ऐसा होता है। अब वो भाई अलग बात है कि वो जाके छत पे सो जाए, अलग बात है। चलिए अगला है, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। स्पष्ट की थी तो बात तो बताइए की है नहीं? 14 का ग का उत्तर में बताया ना, हाँ 14 का ग में बता दिए हैं। अगला नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका सारांश बताइए। तो सारांश भी पहले आपको बता दिए हैं। इस प्रकार से ये पाठ